Hello, Namaskar guys. Welcome in our YouTube channel. I Rasna Chaudhary and today we are discussing about the degenerative disorder of the nerve system. तो जो degenerative disorder है हमने previously देखा है पार्किंसन डिजीज कंडीशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कंडीशन एंड दी GBS. अब हम आज देखेंगे यहाँ पर मिस्थेनिया ग्रेविस डिजीज कंडीशन. लेकिन उससे पहले एक बार हम इन तीनों को चारों को ही कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो हम एक साथ में इंट्रोडक्शन करेंगे या फिर हम देख सकते हैं उनको रिवाइज कर देंगे कि तीनों को हम कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो पहले तो हम देखते हैं कि ये जो कंडीशन है वो क्या है, एक ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन है. देन हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे. न्यूरोलॉजिकल डिजनरेटिव डिसऑर्डर. न्यूरोलॉजिकल डिजनरेटिव डिसऑर्डर. तो हम इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं. डिजनरेटिव डिसऑर्डर के अंदर हम इसको देखेंगे. Degenerative disorders are autoimmune chronic या फिर acute progressive inflammatory disorder of the nerve system, now conduction system, which leads to delay or impaired nerve conduction, now transmission, impaired nerve transmission due to alteration in the neurotransmitter and demyelination एंड डीमाइलिनेशन. ये है अपना डिजनरेटिव डिसऑर्डर कंडीशन. अब डिजनरेटिव डिसऑर्डर कंडीशन को हमने डिफाइन किया, चारों डिजीज कंडीशन को हमने एक साथ में ही ले लिया, जिसमें क्या है, डिजनरेटिव डिसऑर्डर आर ऑटोइम्यून डिजीज. दैट मीन्स अपनी बॉडी के अंदर अफेक्ट क्या कर रहा है, ऑटोइम्यून रेस्पॉन्स की वजह से हो रहा है. इसका नॉन कोज कुछ भी नहीं है, अनोज है या फिर रिस्क फैक्टर है, उसकी वजह से कोज हो रहा है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर एक डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगी और वो अपनी ओन हेल्दी एंटीबॉडी है उसको अटैक कर रही है. अब ये ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है या फिर एक्यूट प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, जो क्या कॉज करेंगी, डिसऑर्डर ऑफ द नर्व कंडक्शन. इन्फ्लामेटरी है रेस्पॉन्स है, किसका है, डिसऑर्डर ऑफ द नर्व कंडक्शन सिस्टम. दैट मीन्स जहाँ पे नर्व ट्रांसमिशन हो रहा है वहाँ पे कंडक्शन है, उस कंडक्टिव सिस्टम के अंदर यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो रहा है, जो किसकी ये क्या कॉज करेगा, विच लीड्स टू डिले और इम्पेयर्ड नर्व ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर जो नर्व ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे
स्केलेटल मसल से टुवर्ड्स द ब्रेन, और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग ही वो रिस्पॉन्ड कर रही है, वो भी नर्व्स के साथ में ही हो रहा है, नर्व ही उसको लेके जा रही है, तो वो नर्व ट्रांसमिशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। नर्व ट्रांसमिशन ड्यू टू अल्ट्रेशन इन द न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर या तो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अल्टर हो गए हैं, क्योंकि रेस्पॉन्स को लेके जाने का काम किसका होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का। एंड सेकेंड रीजन होता है वो आता है यहाँ पर डीमाइलिनेशन, यानी जो माइलिन शीथ है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजनरेटिव डिसऑर्डर। अब हम यहाँ पे ये जो चारों डिजीज कंडीशन है उनको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वन लिखते हैं पार्किंसन, पार्किंसन डिजीज। सेकेंड वन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एंड थर्ड वन GBS गुलियन बैरे सिंड्रोम, एंड लास्ट वन हम देखते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस, मिस्थेनिया ग्रेविस। दैट मीन्स हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हैं ये चारों ही डिजनरेटिव डिसऑर्डर हैं और इनके अंदर सबके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो अल्टर हो रखे हैं और या फिर डीमाइलिनेशन हो रखा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं पार्किंसन। तो पार्किंसन के अंदर क्या होता है, जो डोपामिन रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल कम सीक्रेट हो रहा है। डिक्रीज द डोपामिन लेवल, डिक्रीज द डोपामिन लेवल, डोपामाइन लेवल। अब ये डोपामिन कहाँ से रिलीज हो रहा था, हमने पहले भी देखा था सबस्टेंशियल नाइग्रा ऑफ द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के सबस्टेंशियल नाइग्रा से रिलीज हो रहा था। तो डोपामिन का लेवल तो कम हो गया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही इंक्रीज द एसिटाइलकोलाइन, एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका लेवल बढ़ जाएगा। और ये डायरेक्टली क्या कोज कर रहा है, यानी जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन करने वाला जो सिस्टम है या फिर बेसल गैंग्लियास है, वो वहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है, उस पर प्रॉपर्ली रेस्पॉन्ड नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एसिटाइलकोलाइन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और एसिटाइलकोलाइन हमेशा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वहीं पे डोपामिन है वो यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो जो एसिटाइलकोलाइन का लेवल जो ही ज़्यादा होता है, तो जो डोपामिन है वो क्या करता है, उसको आके नॉर्मल कर देता है या फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देता। वहीं पर जो डोपामिन का लेवल अगर कम हो रहा है तो एसिटाइलकोलाइन का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर एसिटाइलकोलाइन का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट पे जाके वहाँ पर ये जो मसल जैसे बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है उसको प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मसल है इनिशियल फेज के अंदर तो सीवियर कॉन्ट्रेक्शन होगा इनिशियल फेज में, क्योंकि एसिटाइलकोलाइन का काम ही होता है कॉन्ट्रेक्शन करना। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, अगर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है, तो अपनी बॉडी की फिनोमिना क्या है, एक कॉन्ट्रेक्शन के बाद में एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए अपनी बॉडी को कि एक रेस्टिंग फेज होता है, उसको अपन बोलते हैं रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बाद में होता है रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, अपनी एनर्जी वापस रिस्टोर हो रही है। लेकिन एसिटाइलकोलाइन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पर किसी भी कंडीशन के अंदर रेस्टिंग पीरियड नहीं हो पाएगा। और ये क्या कोज कर रहा है यहाँ पर, रिजिडिटी, रिजिडिटी, ट्रेमर, रिजिडिटी, ट्रेमर, इसके साथ में कभी कभार सीजर भी हो सकता है, सीजर्स एंड गेट, यानी अपनी बॉडी के अंदर जो पोस्चर है उसको वो चेंज कर देगा। रिजिडिटी हो जाएगी, ट्रेमर होगा, पर्सन के जो हाथ पैर हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ पर सैकिंग करेंगे। ये तो आता है अपनी पार्किंसन डिजीज में। फिर हम देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो डेफिनेशन है उसके अंदर सेम रहेगी, लेकिन उसके अंदर क्या था, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स था। अब इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में हमने दो मेंशन किया है, ये तो एक्यूट फेज पे है या फिर क्रोनिक फेज पे है। तो अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस कंडीशन है तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स रहेगा, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द myelin sheath of the axon। जो एक्सोन है
उसके अंदर माइलिन शीथ है उसका डिस्ट्रक्शन होगा इन दी सीएनएस, यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर। जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसके अंदर डीमाइलिनेशन हो जाएगा, या फिर जो एक्सोन है उसके अंदर जो माइलिन शीथ है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। और ये भी क्या करती है, डिले नर्व कंडक्शन। डिले नर्व कंडक्शन जो हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर डिटेल में पढ़ा था कि नर्व कंडक्शन डिले क्यों हो रहा है। तो हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया। पार्किंसन डिजीज के अंदर डोपामिन रिसेप्टर की वजह से अफेक्ट हो रहा है और एसिटाइलकोलाइन का लेवल ज्यादा हो रहा है। वहीं पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर माइलिन शीथ का ही डिस्ट्रक्शन हो गया है जिसकी वजह से प्रॉपर्ली कंडक्शन नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं जीबीएस। ये क्या होता है, ये होता है एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस था क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, वैसे ये है एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। और इसके अंदर क्या हो रहा है, डीमाइलिनेशन ऑफ the peripheral nerve। पेरीफेरल नर्व्स, जो पेरीफेरल नर्व है उसके अंदर माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन हो गया। अगर पेरीफेरल नर्व के अंदर माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये क्या करता है, जिसके अंदर यहाँ पर एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, और वो है यहाँ पे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस यानी जो पेरीफेरल नर्व सिस्टम है उसके अंदर, किसके अंदर पेरीफेरल नर्व है, दैट मीन्स पेरीफेरल नर्व सिस्टम। जैसे इसके अंदर था सेंट्रल नर्व सिस्टम है, तो वैसे ही जीबीएस के अंदर पेरीफेरल नर्व सिस्टम है और इसके अंदर एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, जिसकी वजह से इवन दोनों के अंदर क्या होता है, डिफेक्टिव एंटीबॉडी है वो कॉज कर रही है। जो डीजनरेटिव डिसऑर्डर कंडीशन है तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन तो रहेगा ही रहेगा, वही फैक्टर है इसको कॉज कर रहा है। या फिर हम डायरेक्टली पॉजिटिव फैक्टर नहीं बता सकते हैं, हम रिस्क फैक्टर हैं, उन रिस्क फैक्टर की वजह से अपनी बॉडी के अंदर एक डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो गए। तो ये क्या कोज कर रहा है, पेरीफेरल नर्व सिस्टम है उसको अफेक्ट करे, उसकी डीमाइलिनेशन होगा, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनको सप्लाई करने वाली नर्व्स हैं जैसे इंटरकोस्टल नर्व्स एंड द फ्रेनिक नर्व, उनके अंदर डीमाइलिनेशन हो गया है। तो रेस्पिरेटरी मसल्स के पास में प्रॉपरली रेस्पॉन्स नहीं जा पाएगा और नहीं उसकी स्टिमुलाई है ब्रेन तक जा पाएगी, और उसकी वजह से डायरेक्टली क्या कोज कर सकता है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये है जीबीएस। एंड थर्ड वन हम देखते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस। अब मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशन ही है, डीजनरेटिव डिजीज कंडीशन ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एसिटाइलकोलिन है उसका लेवल कम हो रहा है, या अब यहाँ या फिर हम बोल सकते हैं ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन की वजह से, सच एज दी जो ये जैसे एक कंडीशन आती है थाइमस ग्लैंड, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन हो गई है, तो ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन जो ही अपनी ये एंटीबॉडी है अपनी बॉडी पर एक्ट करेंगे, या फिर अपनी ओन हेल्दी एंटीबॉडी है उस पर एक्ट करेंगे, तो जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या करती है, टी लिम्फोसाइट्स है वो यहाँ पर एसिटाइलकोलाइन से रिलेटेड है रिसेप्टर एंटीबॉडी रिलीज करेगी, एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी है वो रिलीज करेगी, और वही एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी है वो अपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है, जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है यहाँ से जैसे स्पाइनल कोड है वो क्या करेगी, मोटर न्यूरॉन को लेके जाती है, लेकिन वहां से वो डिस्टल पार्ट के अंदर लेके जाएगी, जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो लेके जाएंगी कहाँ, अपने स्केलेटल मसल तक। तो स्केलेटल मसल्स में जाने के बाद में न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होती हैं, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर ये एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी है वो वहां पे जाके उसको डुप्लीकेट कर देंगी। दैट मीन्स जो नॉर्मल एसिटाइलकोलाइन है वो वहां पे न रह के वहां पर जो डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो गई है जो थाइमस ग्लैंड के हाइपर एक्साइटेबिलिटी की वजह से, तो उस कंडीशन में वहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस पर प्रॉपर्ली कंडक्शन नहीं हो पाएगा, और अगर कंडक्शन नहीं हो पा रहा है तो कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जिसकी वजह से जो अपनी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं या फिर स्केलेटल मसल्स होती हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती हैं या फिर वो वीक हो जाती हैं। अब ये भी क्या है, एक डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, जैसे जिसको अपन ड्यू टू दी ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स, ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स, ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स की वजह से क्या कॉज कर रहा है, डुप्लीकेट
duplication of the acetylcholine duplication of the acetylcholine at the neuromuscular junction membrane causing decrease the depolarization या फिर कंडक्शन resulting voluntary muscle weakness वॉलेंट्री मसल है वो वीक हो जाएंगे, इसको अपने बोलते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस। तो ये जो 4 डिजीज कंडीशन है, इन चारों को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो लास्ट डिजीज कंडीशन अपनी बची हुई थी मिस्थेनिया ग्रेविस है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। मिस्थेनिया ग्रेविस, अब मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, हमने पहले भी देखा था। मिस्थेनिया ग्रेविस इज ए क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, दैट मीन्स अपनी बॉडी के अंदर एक डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो गए हैं। डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्मेशन, और ये डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्मेशन क्या करती हैं, अटैक ऑन दी ऑन हेल्दी एंटीबॉडी, अटैक ऑन healthy antibodies, that disorder affect the neuromuscular transmission of impulses in the voluntary muscles of the body resulting fluctuating weakness। अब इसके अंदर अफेक्ट क्या हो रहा है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस पर, क्योंकि जैसे जो ही न्यूरोट्रांसमीटर है वो रेस्पॉन्स कहाँ पे लेके जाते हैं, इन दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वहाँ पे जाके कॉन्ट्रेक्शन करते हैं। कॉन्ट्रेक्शन की वजह से वहाँ पर वॉलेंट्री मसल्स हैं या फिर स्केलेटल मसल्स है वो फंक्शन कर रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से या फिर ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन की वजह से जो डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो गई है वो वहाँ पर जाके न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, उस न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन के अंदर जाके वहाँ पर अटैक कर देंगी, या फिर वो वहाँ पे जाके जो मस्कुलर मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देंगी। और अगर मस्कुलर मेम्ब्रेन को डैमेज करिए तो मस्कुलर मेम्ब्रेन का काम क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर है उसको परसीव करना और उसके अकॉर्डिंग ही स्केलेटल मसल्स है वो रिस्पॉन्ड करती थी। लेकिन अब यहाँ पर वो स्केलेटल मसल्स है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो न्यूरोमस्कुलर की मेम्ब्रेन है, न्यूरोमस्कुलर की मेम्ब्रेन, जैसे मैं यहाँ पे फ्रेम कर रही हूँ जैसे ये है स्पाइनल कोड, ठीक है, ये है स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड से जैसे स्टार्टिंग के अंदर यहां से रेस्पॉन्स लेके आ रही है, ये आती है स्पाइनल जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, तो ये क्या कर रही है, रेस्पॉन्ड लेके आ रही है, मोटर नर्व है। फिर यहाँ से वो स्पाइनल कोड से होते हुए ये डिजिटल ऑर्गन पे जाएंगी, स्पाइनल कोड से होते कहाँ पे जा रही है, जैसे ये है स्पाइनल कोड, देन मोटर नर्व, मोटर नर्व। अब ये मोटर नर्व है, स्पाइनल कोड को छोड़ के यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स होती हैं। पोस्ट साइनेप्टिक नर्व मतलब स्पाइनल कोड के बाहर जो पेरिफेरल सिस्टम के अंदर जा रही है उसको अपन बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नर्व। तो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व है ये, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व,
पोस्ट साइनेप्टिक नर्व। अब ये पोस्ट साइनेप्टिक नर्व कहाँ पर लेके जाती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, यानी जो अपना जॉइंट्स होता है वहां पे लेके जाएंगे, सच एज जैसे ये वाला पार्ट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखो नाम से इंडिकेट है कि न्यूरो यानी न्यूरोट्रांसमीटर एंड मसल्स नहीं, यानी नर्व सिस्टम और मसल्स के बीच में दोनों का जंक्शंस होता है, जो दोनों जब वहां पे आगे कम्युनिकेट करते हैं उसको अपन बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर में यहाँ पे मोटर नर्व क्या लेके आती है, न्यूरोट्रांसमीटर लेके आ रही है। न्यूरोट्रांसमीटर लेके आ रही है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर लेके आएगी, कहाँ पर आएगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में लेके आएगी। लेकिन यहाँ पर एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको अपन बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन, न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन। और ये न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या होता है, जो ही न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आएगा ये क्या करता है, कंडक्शन करता है। और कंडक्शन का मतलब क्या होता है, ये डीपोलराइजेशन करेगी, जिसकी वजह से जो स्टिमुलेशन आई है, जो रेस्पॉन्ड आया है, वो कहाँ पे चल जाएगा, स्केलेटल मसल्स के पास में चला जाएगा। इसका काम होता है, न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन का काम होता है, जो भी रेस्पॉन्स आया है उसको जो वॉलेंट्री मसल्स है उसके पास में ये भेज देगी। लेकिन अब ये क्या होता है, जो डिफेक्टिव एंटीबॉडी है ये क्या करेंगे, ये जो न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन है इसी को ये डैमेज कर देगा, न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन है उसको ये वो डैमेज कर देगा। अगर न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन ही डैमेज हो गई है तो क्या यह न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है, ये आगे कहाँ पे जा रहा है, स्केलेटल मसल्स पे, क्या ये स्केलेटल मसल्स पे जा पाएगा, अगर नहीं जा पा रहा है तो अगर स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या नहीं हो रहा है, जो रेस्पॉन्ड नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से जो स्केलेटल मसल्स है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, डिक्रीज कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। और अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो जो सेल्स के पास में कब डिफ्यूज हो रहे हैं, ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रेक्शन, यानी जब तक कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है दैट मीन्स न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो सेल्स के पास में डिफ्यूज हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो सेल्स के पास में या फिर स्केलेटल मसल्स है उसके पास में नहीं जा पाएंगे। और अगर स्केलेटल मसल्स के पास में नहीं जा पा रहे हैं तो ये क्या कॉज कर रहे हैं, मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस, इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पर मिस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन। देन weakness, then myasthenia gravis is a chronic autoimmune disorder affect the neuromuscular transmission of the impulses in the voluntary muscles that means skeletal muscles है उसको अपन बोलते हैं voluntary muscles of the body resulting fluctuating weakness, मतलब बार बार वीकनेस हो रही है, जब कंडक्शन नहीं हो पा रहेगा उस कंडीशन में वहां पर मसल्स है वो प्रॉपरली न्यूट्रिटिव कंपोनेंट उसके पास में सप्लाई नहीं हो पाएंगे और उनकी वीकनेस हो जाएगी। देन वीकनेस इंक्रीज ड्यूरिंग द डे एंड इम्प्रूव विथ द रेस्ट। अब ये वीकनेस कब हो रही है, ड्यूरिंग द डे, जब पर्सन एक्टिव है उस कंडीशन में तो वीकनेस होगी, पर्सन टायर्ड रहेगा बार बार, और जो ही पर्सन रेस्ट करेगा उस टाइम पर भी जो वीकनेस है वो थोड़ी सबसाइड हो जाएगी। Then myasthenia gravis is a chronic autoimmune neuromuscular disorder. It occurs when immune system by mistakenly attack the communication between the nerves and muscles, causing deliberating weakness in voluntary muscles. अब देखो communication between the nerves and muscles का जंक्शन कौन सा होता है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहां पे कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डिफेक्टिव एंटीबॉडी है वो क्या करेंगी, न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन है उसको ही डैमेज कर देंगी, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर आए थे वो स्केलेटल मसल तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। देन कॉमन साइन इंक्लूड ड्रॉपिंग आईलिड्स, जिसको अपन बोलते हैं पिटोसिस, ड्रॉपिंग आईलिड्स, जो आईलिड्स है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप रहेंगी नीचे की साइड्स में, उसको अपन बोलते हैं पिटोसिस या फिर ड्रॉपिंग आईलिड्स। डबल विजन, प्रोफाउंड मसल फैटिक, पर्सन के अंदर कंटिन्यूसली फैटिक रहेगी, एंड दैट वर्स विद द यूज विद इम्प्रूव द रेस्ट,
जब ये एक्टिव रहेगा पर्सन उस टाइम पर तो ये वर्स्ट कंडीशन में रहेगी, यानी जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो सीवियर कंडीशन रहेगी। लेकिन उसके बाद में जो ही पर्सन रेस्ट करेगा तो ये कुछ हद तक ये जो सिम्टम्स है वो सबसाइड हो जाएंगे। तो ये है मिस्थेनिया ग्रेविस। अब हम इसके देखते हैं कौन कौन से कोजेस हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले तो हमने देखा था कोजेस, तो इसके अंदर इटियोलॉजिकल कोजेस है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इसको अननोन रीजन है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर में फर्स्ट आता है द कोज ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अननोन। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंडीशन है उसकी जो कोज है वो हमेशा अननोन रहता है, दैट मीन्स हमें नहीं पता कि जो अपनी बॉडी के अंदर डिफेक्टिव एंटीबॉडी है किसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली कौन सा कारण है उसकी वजह से ये फॉर्म में हुई है। अगर हम रिस्क फैक्टर देखेंगे तो उसमें आता है ट्यूमर ऑफ द थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड है अपना, जो अपनी थोड़ी सी केविटी के अंदर रहता है, मीडियम स्ट्रीम के अंदर है, तो वहां पर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रखी है तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये यहाँ पर एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं। एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी बॉडी को फॉर्म करेंगे, और दैट मीन्स ये एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी है, ये अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल एंटीबॉडी है, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक अनहेल्दी एंटीबॉडी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर थायराइड ग्लैंड अबनॉर्मलिटीज। थायराइड ग्लैंड अबनॉर्मलिटी के अंदर सबसे पहले इसके अंदर कंडीशन आती है थायरोटॉक्सिकोसिस, दैट मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन हो रखी है तो उस कंडीशन में भी अपनी बॉडी के अंदर बीएमआर है वो चेंज हो जाएगा, और जो ही बीएमआर चेंज हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर, बीएमआर चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ में ग्लूकोज का लेवल चेंज हो रहा है, पर्सन का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रखा है, डायफोरेसिस कंडीशन हो रखी है, तो अपनी बॉडी है मोर ससेप्टेबल हो जाएगी फॉर दी सेकेंडरी इन्फेक्शन या फिर अदर फैक्टर जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं। अदर डिजीज कंडीशन आ जैसे ऑटोमिन रोमेटोड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस। देन नेक्स्ट वन आता है नेचुरल डिटोरिएशन, दैट मीन्स पर्सन है जो लंबे टाइम से उसका जिस एक एनवायरनमेंट में रहता है, लेकिन क्या करता है फिर उसके बाद में जो ही अपनी एनवायरनमेंट को वो शिफ्ट कर लेता है, जो अब वो किसी दूसरी एनवायरनमेंट में रहने लग जाता है, क्लाइमेट के अंदर चेंज हो जाता है, जैसे पहले हॉट क्लाइमेट में रहता था उसके बाद में वो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में जा रहा है, तो वो नेचुरल डिटोरिएशन की वजह से भी अपनी बॉडी के अंदर डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो सकते हैं, थाइमस ग्लैंड की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर अपनी ये जो थायराइड ग्लैंड है उसकी वजह से भी, थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर भी वेरिएशन आ जाती है, तो नेचुरल डिटोरिएशन भी हो सकता है। नेक्स्ट वन आता है इमोशनल अपसेट, पर्सन के इमोशनल अप्स एंड डाउन हो रहे हैं उसकी वजह से भी इफेक्ट हो रहा है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो डायरेक्टली इसको भी कोज कर रहा है, रोमेटोड आर्थराइटिस को, जैसे इसके अंदर आता है क्रोनिक फेरेंजाइटिस। क्रोनिक फेरेंजाइटिस, क्रोनिक फेरेंजाइटिस के पीछे जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कोज क्या करेगा स्टार्टिंग के अंदर क्रोनिक फेरेंजाइटिस की, और क्रोनिक फेरेंजाइटिस हो रहा है उसके बाद में अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगा, ये जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसको भी डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देगा। पहले आर्थराइटिस को अफेक्ट करेगा, एंड आर्थराइटिस के बाद में अपनी बॉडी के अंदर जो हार्ट के वॉल होते हैं, हार्ट की इंटीरियर स्ट्रक्चर होती है उसको भी अफेक्ट कर देता है। देन नेक्स्ट वन हम देखते हैं किसी भी तरह की सर्जरी हो रही है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर सीवियर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो गया है, या पर्सन का इम्यून कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम है तो भी अफेक्ट कर सकता है। ट्रोमा एंड
किसी भी तरह का ट्रोमा। एंड लास्ट के अंदर आता है ACTH थेरेपी, या फिर हम किसी भी पर्सन को ACTH थेरेपी दे रहे हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से रिलेटेड हम थेरेपी दे रहे हैं, तो अगर वो लंबे टाइम तक ले रहा है तो उस कंडीशन में अपना इम्यून सिस्टम है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर ओवर मेडिकेशन विद द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स विच रिलीज टू मच एसिटाइलकोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर हम पहले से ही कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जिसमें आता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ले रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, और वो ओवर मेडिकेशन हो गया है, अगर ओवर मेडिकेशन हो गया है तो जो एसिटाइलकोलाइन है वो क्या करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके जो न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन है उसको वो डैमेज कर देगा। देन हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी में हमने पहले भी देखा था कि अफेक्ट क्या कर रहा है, ऑटोइम्यून अटैक अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है तो जो थाइमस ग्लैंड है उसके अंदर जो थाइमस लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडीज को फॉर्म करेंगी, एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी को फॉर्म करेंगी। और वही एंटीबॉडी है वो जो पोस्ट साइनेप्टिक मसल्स हैं, जैसे स्पाइनल कोड से वो मसल जो नर्व्स है जो मसल्स को सप्लाई कर रही है उसको अपन बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स, तो वो जो पोस्ट साइनेप्टिक मसल्स मेम्ब्रेन है वहां पर जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करेगा और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देगा। डुप्लीकेशन ऑफ द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, ये भी जो अभी यहाँ पर जो फॉर्म हुई थी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी है वो किस पे जाके एक्ट करेंगी, ऑन दी, जैसे ये न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन है इस पे जाके एक्ट करेंगी और इसको डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। जो ही इसको डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देंगी तो इसका काम क्या होता है, स्केलेटल मसल्स है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, तो ये स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स उसके तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाएगा और जिसकी वजह से मसल्स ऑफ वीक हो जाएंगी। फीवर रिसेप्टर आर अवेलेबल टू कंबाइन विद द एसिटाइलकोलाइन टू ट्रिगर मसल एक्शन पोटेंशियल, डिक्रीज द मसल कॉन्ट्रेक्शन। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, मसल कॉन्ट्रेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएंगे। Then defect in the nerve transmission of the nerve impulses from nerve to the muscles, जो नर्व से मसल्स के पास में रिस्पॉन्स जा रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर लेके जा रहा था, वो रिस्पॉन्ड नहीं जा पा रहा है क्योंकि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो गई है और ये कोज कर रहा है लॉस ऑफ द वॉलेंट्री मसल स्ट्रेंथ। जो वॉलेंट्री मसल्स की स्ट्रेंथ है वो उसको लॉस कर देगा, दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं weakness of the skeletal muscle। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड दी सिम्टम या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे एक्सट्रीम मसल वीकनेस एंड डिले इजी फैटिजेबिलिटी। पर्सन है एक्सट्रीम मसल वीकनेस हो जाएगी और पर्सन है वो कंटिन्यूसली फैटिक रहेगा, किसी भी काम करने के अंदर ना तो उसका इंटरेस्ट रहेगा ना ही उसकी हिम्मत रहेगा। सेकेंड आता है विजुअल डिस्टर्बेंसेस, जिसमें आता है डिप्लोपिया एंड दी पिटोसिस, पर्सन को या तो डबल दिखाई देता है और इसके साथ साथ में पिटोसिस, दैट मीन्स ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड्स, ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड्स। अब रीजन क्या होता है, जो एक्सटीरियस मसल्स होती हैं अपनी आई की एक्सटीरियस मसल्स होती हैं वहां पर भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डैमेज होने की वजह से रेस्पॉन्ड नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से कंडक्शन अफेक्ट हो रहा है। एक्सटीरियस आई मसल्स न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन डैमेज। जिसकी वजह से जो आईज है वो कंटिन्यूसली ड्रॉपी रहेगी। देन फेशियल मसल पैरालिसिस या फिर फेशियल मसल वीकनेस, जिसकी वजह से पर्सन क्या अंदर क्या रहेगा, किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं करेगा, मतलब मास्क लाइक फेस रहेगा उसका पर्सन का, क्योंकि वो एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा है, मसल पैरालिसिस हो जाएंगी, फेशियल मसल पैरालिसिस। देन आता है डिसआर्थरिया एंड डिस्फेजिया फ्रॉम वीकनेस ऑफ द लैरिंजियल एंड फेरिंजियल मसल। डिसआर्थरिया दैट मीन्स पर्सन है वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा है। अब रीजन क्या होगा उसके लिए, डिसआर्थरिया एंड द डिस्फेजिया एंड डिफिकल्टी इन दी स्वेलोइंग। difficulty in the swallowing।
एंड डिसार्थ्रिया impaired motor response of the speech. स्पीच का जो मोटर रिस्पॉन्स है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा क्योंकि पर्सन प्रॉपरली बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो फेशियल मसल्स हैं या फिर लेरेंजियल मसल्स हैं, फेरेंजियल मसल्स हैं, या फिर वोकल कॉर्ड डैमेज होने की वजह से ये जो रिस्पॉन्स है, मोटर रिस्पॉन्स है, वो नहीं जा पाएगा और पर्सन है वो प्रॉपरली बोले नहीं पाएगा। दैट मीन्स स्पीच का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। देन आता प्रोक्सिमल लिम्फ वीकनेस, जो अपनी लिम्स है उसके अंदर वीकनेस होना स्टार्ट कर देगी। रेस्पिरेटरी मसल्स वीक होने की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस एंड पैरालिसिस होगा, जो क्या है कि मेडिकल इमरजेंसी है। मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी है। इसके अंदर क्या होता है, इनिशियली हमें उसी टाइम पे अर्जेंट कंडीशन में हमें पर्सन को इंटरवेंशन देना होता है, रेदर देन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है और पर्सन की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं मिस्थेनिक क्राइसिस ट्रिगर बाय द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। एस्पिरेट दैट मीन्स कोई भी फूड पार्टिकल्स है, म्यूकस है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। देन फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, पर्सन है वो इमोशनली लाइबल हो जाएगा या फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस है उसको वो उसके साथ वो कोप अप नहीं कर पाएगा। सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड दी एंजाइटी, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किसकी वजह से होगा, चोकिंग की वजह से भी हो सकता है एंड एस्पिरेट की वजह से भी हो सकता है, और ये सारे के सारे फैक्टर है पर्सन के अंदर एंजाइटी करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है टेकीकार्डिया, दैट मीन्स इंक्रीज दी हार्ट रेट। देन डिफिकल्टी इन दी टॉकिंग, पर्सन है वो प्रॉपरली बोल नहीं पाएगा क्योंकि हमने पहले भी देखा डिसार्थ्रिया, जिसकी वजह से पर्सन के वोकल कॉर्ड है वो भी अफेक्ट हो रखे हैं, इसके साथ में लेरिंग्स एंड फेरिंग्स है वो भी अफेक्ट हो रखे हैं, तो पर्सन अब प्रॉपरली बोल नहीं पाएगा। अगर वो हकला के बोलता है उसको अपन बोलते हैं स्लर्ड स्पीच। देन आता होर्सनेस और चेंजिंग इन दी वॉइस, अगर यहाँ पे लेरिंग्स और वोकल कॉर्ड अफेक्ट हो रहे हैं तो अफेक्ट करेगा होर्सनेस एंड चेंजिंग इन दी वॉइस। किसकी वजह से, लेरिंग्स एंड वोकल कॉर्ड। देन आईलिड्स ड्रॉपिंग, जिसको अपन बोलते हैं पिटोसिस, जो पीछे भी देखा है। ड्रॉपिंग हेड, पर्सन का हेड है वो भी कंटिन्यूसली ड्रॉप रहेगा, पर्सन है एकदम स्ट्रेट नहीं खड़ा रह पाएगा क्योंकि मसल कॉन्ट्रेक्शन है या फिर जो मोटर रेस्पॉन्ड है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। वीकनेस इन दी आर्म, हैंड, फिंगर, लेग एंड दी नेक्स, इन सब के अंदर पर्सन के अंदर वीकनेस रहेगी क्योंकि मोटर रेस्पॉन्स है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है स्केलेटल मसल्स तक। तो ये है इसके साइन एंड सिम्टम। देन नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हमें पहले से पता है इसके अंदर कंडीशन क्या थी, जो थाई या भी हम बोल सकते हैं टी लिम्फोसाइट क्या कोज कर रही है यहाँ पर, टी लिम्फोसाइट जो एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी को फॉर्म कर दिया था, तो हम ब्लड टेस्ट के अंदर देखेंगे एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी को असेस करेंगे। देन पॉजिटिव इन दी अप टू 90% ऑफ द पेशेंट, जो मिस्थेनिया ग्रेविस होती है उसके अंदर 90% पीपल है उसके अंदर ये पॉजिटिव मिलती है। दैट मीन्स सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, थाइमस ग्लैंड अफेक्ट ही कर रही है। देन सेकंड हम करते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग। अब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर दैट मीन्स हम इलेक्ट्रोड्स लगा के जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है उसको हम देखेंगे। जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन, क्योंकि जैसे स्केलेटल मसल्स के अंदर भी हम कॉन्ट्रेक्शन देखते हैं, इवन हम कार्डियक मसल्स के अंदर भी देखेंगे, रेस्पिरेटरी मसल्स है उसके अंदर भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देखेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एनालिसिस। अब हम कहाँ पर देखें, स्केलेटल मसल्स में भी देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी मसल है इसमें भी देखे हैं, एंड दी कार्डियक मसल, इन तीनों के अंदर हम कंडक्शन देखेंगे कि प्रॉपर कंडक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। देन हम देखते हैं एंडोर्फोनियम, जिसके अंदर टेंसिलन टेस्ट होता है। अब इसका क्या होता है, ये टेस्ट भी होता है, ट्रीटमेंट मॉडलिटी भी होती है। अब ट्रीटमेंट मॉडलिटी में तो क्या होता है, हम यहाँ पर आईवी इंजेक्शन टू दिस शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिन स्टेट रिलीव सिम्टम्स टेम्परेरीली, हम क्या करते हैं एक आईवी इंजेक्शन के थ्रू जो
टेम्परेरी सिम्टम्स हैं उसको हम यहाँ पर सबसाइड करने के लिए हम देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर एंटीकोलिनेस्टेट मेडिकेशन देंगे, जिसको अपन बोलते हैं एंडोफोनियम। लेकिन इसको भी हम टेस्ट करेंगे कि विजुअलाइज करेंगे कि ये ब्लड के अंदर पहुंची है या नहीं पहुंची है, और ब्लड में जाने के बाद में ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे जो ट्रिगर कर रही है एसिटाइल कोलाइन या फिर डिफेक्टिव एंटीबॉडी न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर रही थी, वहां पर ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि जब तक न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने से नहीं बचा सकते, तब तक वहां पर मोटर रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, जिसमें हम T3 T4 TSH का लेवल देखेंगे, अपनी बॉडी का BMR देखेंगे, क्योंकि T3 T4 TSH एंड बॉडी का BMR है, अगर ये चेंज हो रखा है, अल्टर हो रखा है, नॉर्मल वैल्यू से थोड़ा वेरिएशन आ गया है, तो डेफिनेटली अपनी बॉडी के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। देन CT स्कैन इज मैंडेटरी टू आइडेंटिफाई थाइमोमा इन ऑल केसेस मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। जो थाइमोमा दैट मीन्स कैंसर या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन इन दी थाइमस ग्लैंड। तो मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो थाइमस ग्लैंड होता है उसके अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन होने की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए हम करते हैं चेस्ट CT स्कैन। देन मैनेजमेंट में हम देते हैं, सबसे पहले हम कोलिनस्टेट एंड इनहिबिटर्स देंगे, कोलिनस्टेट इनहिबिटर्स देंगे, क्योंकि इसका काम क्या होता है, जो एसिटाइल कोलाइन न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है तो उसको डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे देते हैं कोलिनस्टेट इनहिबिटर्स। दिस मेडिकेशन सच एज pyridoxysterine and the neostigmine can block the action of the chemical to make the muscle relax। मसल, ये इसका मेन काम ही होता है, जो न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन है वहां पर जाके एक्ट करेंगे ताकि जो डिफेक्टिव एंटीबॉडी है उसको डैमेज होने से हम प्रिवेंट कर सकें। सेकेंड वन हम देते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी दैट कॉज द मिस्थेनिया ग्रेविस। इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे, और इम्यूनोसप्रेसेंट में हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और इसमें भी हम देते हैं प्रेडनिसोलोन, prednisolone and the cyclosporin। लेकिन स्पेसिफिकली हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं अभी प्रेडनिसोलोन को या प्रेडनिसोन को, जो क्या करते हैं, एक ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है और इसका मेन काम होता है इम्यूनोसप्रेसेंट। दैट मीन्स अपनी बॉडी के अंदर जो डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो गए हैं उसको वो सप्रेस करेगा ताकि जो न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन है उसको डैमेज होने से हम बचा सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मा फेरेसिस, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है, ये एक दैट मीन्स ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, एक टेम्परेरी बेस पे सोल्यूशन है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे डायलिसिस प्रोसेस होता है सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, वन साइड से हम यहाँ पर पर्सन का प्लाज्मा है, फ्लू पहले तो ब्लड है वो लेंगे, और उसके बाद में एक जो मशीन होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें जाएगा, और वहाँ से जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ साथ में वहाँ पर जो डिफेक्टिव एंटीबॉडी है उसको वहाँ से डिटेच करेंगे प्लाज्मा से, और उसके बाद में जो फ्रेश प्लाज्मा है उसको वापस अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। इसको अपन और जो प्लाज्मा उसके बाद में इसके साथ साथ में सिर्फ प्लाज्मा ही नहीं करते हैं, इसके साथ साथ में जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको भी हम वापस रिस्टोर करते हैं। सिर्फ जो डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है अपनी बॉडी के अंदर उनको वहाँ से डिटेच करके निकालेंगे। देन जो प्लाज्मा वॉल्यूम है उसके साथ साथ में हम यहाँ पर फ्रेश एंड जो प्लाज्मा प्रोटीन है जैसे एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन है उसको भी हम वापस से एडमिनिस्टर कर देंगे। नेक्स्ट हम करते हैं थाइमोक्टमी। थाइमोक्टमी क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थाइमस टू रिड्यूस दी सिम्टम्स। जो सिम्टम्स है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, थाइमोक्टमी। तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा है मिस्थेनिया ग्रेविस, इसके साथ साथ में हम जो चारों डिजीज कंडीशन है उसके अंदर डिफरेंशिएशन को भी हमने देख लिया। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।